अपना बचपन बताइए, बचपन कैसा? रोज ऐसो दिन ना जा जा दिन शिकायत ना हाथ हो। काऊ को बैट से तो मारे आए, काऊ को विकेट से मार दे। जो फ्रेंड थी वो आज मेरी पत्नी है, तो उनका सिलेक्शन हो गया। प्यार मोहब्बत शुरू कर नहीं दिया है। प्यार मोहब्बत शुरू नहीं किया तो हो जाता है। कि यारबाज थे और यारबाज हैं, तो गलत। तब भी थे और पक्के यारबाज आज भी हैं। फिटनेस रखना या राइडिंग करना, पोलो खेलना, क्रिकेट खेलना, बांसुरी बजाना, तो ये मेरे अपनी मेरी वो है, जिसको आप बोलोगे मेरी आर्ट है, ये मेरी साधना है जो मैंने बहुत मेहनत से सीखी है। अगर हम ये आपसे कहें कि अखिलेश यादव जी आपको राजनीति में लाए तो ये गलत? नहीं बिल्कुल सही है, राजनीति में लेके वही आए हैं। हमने सुना बंगाली बोल लेते हैं आप। और एकदम रॉन बनाते चला गया लास्ट में 100 बना दिया 100। जिंदगी चलती कैसे है? पैसे कहाँ से आते हैं? कोई सैलरी नहीं होती राजनीति में। सैलरी कहाँ है? राजनीति में तो किसी को भी सैलरी नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री की पसंद आपकी कौन? अखिलेश यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रवक्ता के आज के एपिसोड में एक और प्रवक्ता तो ये हैं, लेकिन सुपर टैलेंटेड प्रवक्ता है। भयंकर पढ़े लिखे, डॉक्टरेट इन्होंने की है। बहुत ही शानदार कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर राजनीति इन्होंने ज्वाइन की है। शौक ऐसे कि आप हैरान रह जाएंगे। टैलेंट ऐसा कि कूट कूट कर मानो भरा हुआ है, लेकिन सब कुछ होते हुए धन दौलत इज्जत शोहरत एकदम सिंपल सादा, आपके हमारे जैसा नॉर्मल आम व्यक्तित्व। कौन है आखिर ऐसे प्रवक्ता? इंतजार आपको ज्यादा नहीं करवाएंगे, स्वागत कीजिए अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धन्यवाद। काहे के प्रवक्ता आप? IIM से आपने MBA किया, डॉक्टरेट की, कॉर्पोरेट में नौकरी की, घोड़ा दौड़ाते हैं, पोलो खेलते हैं, क्रिकेट लीग करवाते हैं, ग्रामीण क्रिकेट लीग करवाते हैं, गाना गाते हैं, शानदार बॉडी है। मैं तारीफें करूं, सुनना अच्छा लग रहा है, रुक जाऊं? नहीं ज़्यादा फिर ऐसा लगने लगता है कि कुछ पैसा वैसा दिया है। कुछ नहीं दिया आपने मुझे, देखिए मैंने जन्नत तारीफ की है आपकी। दरअसल में जब कोई व्यक्ति एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल व्यक्ति आपको ऐसे ही मिलेंगे कि वो हर चीज़, जब वो क्लास 10 तक में वो खेलते हैं, हर तरह के गेम खेलते हैं, फिर 12th में आते हैं, फिर वो इस बात की उनको चिंता होने लगती है कि मुझे क्या स्पेशलाइजेशन लेना है 12th में, उसके बाद उनको ग्रेजुएशन करनी है। तो एक नॉर्मल जब आप ज़िंदगी जीते हो तो ये सब चीज़ें आपके साथ रहती हैं। नहीं अनुराग जी, लेकिन ये बताइए ना, आप असली कौन से अनुराग भदौरिया हैं? ये वाले हरे कुर्ते वाले या वो सोशलाइट बड़ी बड़ी पार्टीज में जाते हैं, शानदार महंगी टी शर्ट्स, बहुत बढ़िया सूट्स पहन के, महंगे जूते पहन के, वो जो अनुराग भदौरिया हमें नजर आते हैं कई बार पेज 3 पर, वो असली है या ये असली? देखिए, पहली बात तो मैं पेज 3 पे तो नज़र नहीं आता हूँ। मैं पेज 3 पे भी आता हूँ, ज़मीन पे भी नज़र आता हूँ और सबके साथ आता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीता हूँ। कोई व्यक्ति अगर नॉर्मल लाइफ जिएगा तो सारी एक्टिविटीज़ करेगा। ये नहीं कि आप राजनीति कर रहे हो तो आपने जो उसके पहले ज़िंदगी में सब कुछ आप भूल गए हैं। आप दुनिया की हर चीज़ें भूल के राजनीति एक सेवा भाव से होती है। तो सेवा भाव आप सारा दिन करते हैं, सेवा आप हर तरीके से कर सकते हैं, तो वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरी अपनी ज़िंदगी है, जैसे आपने बोला, फिटनेस रखना या राइडिंग करना, पोलो खेलना, क्रिकेट खेलना, बांसुरी बजाना, तो ये मेरे अपनी मेरी वो है, जिसको आप बोलोगे मेरी आर्ट है, ये मेरी साधना है जो मैंने बहुत मेहनत से सीखी है। और इन्हीं सब ने मिलके मुझे एक अनुराग भदौरिया बनाया है। उसको बनाने में इन सभी चीज़ों का हाथ है मेरा। उसमें आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बहुत अच्छा ब्रेक डांस करता था अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में। एक मिनट रुकिए ना, कुछ तो करके दिखा। नहीं वो तो जैसे अब अगर आपके साथ बैठा मैंने हाथ का भी कहीं देखा। हाँ, तो आप जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं इसको यहाँ से चलाऊंगा, जैसे ये चला है। चलिए हम दोनों एक दूसरे जैसे ये है, तो आप ये देखो, जैसे मैंने हाथ किया, यहाँ से वेव चली यहाँ आई,
झटका मारी, वे इधर निकल गए, अरे फिर यहाँ से चले यहाँ झटका मारी, इधर निकल गए। तो ऐसे में बॉडी में भी हो सकता है। तो मैं इतने सालों से चीज़, ये नॉर्मल लाइफ जैसे हम लोग कॉलेज में जिया करते थे, तो वो हम कॉलेज में ये सब चीज़ें करते हुए, फिर खेलते हुए, फिर राजनीति में। देखिए, आप समाज की मदद तभी आप कर सकते हो जब आप समाज को पूरी तरह से, हर वर्ग को जानते हो। आप युवाओं की परेशानी समझ सकते हैं। अगर आप जो आपके साथ में किसान है, गांव है, शहर है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अगर सभी जीवन को आपने जिया है तो आप उनके बीच में ब्रिज बना सकते हैं। अगर आपने एक ही ज़िंदगी जी है कि आप बहुत रिच रहे, अपर क्लास में जिया है, तो आप ज़मीन को नहीं समझ पाएंगे। आप ज़मीन से लेके ऊपर तक जब आप जाते हैं तो आपको रास्ता पता होता है, तो फिर आप लोगों की मदद कर सकते हैं, समाज को समझ सकते हैं। क्योंकि मेरा देश गांव में भी बसता है, मेरा देश कस्बों में भी बसता है, मेरा देश शहर में भी बसता है, तो मेरा देश तो कई जगह में बसता है। तो आपको हर जगह का पता होना चाहिए। अनुराग जी, जी, ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये हम हर रोज विभिन्न चैनलों पर आपसे सुनते हैं। वैसे अच्छी अच्छी बातें आप करते हैं खूब। आज हमें आपके बारे में जानना है। आप तो आप अपना अपना बचपन बताइए, बचपन कैसा गुजरा? देखिए, मेरा जो बचपन था वो मैंने अच्छा ये बताइए, आप इतने सीरियस क्यों? नहीं, सीरियस तो मैं रहता ही नहीं अरे हूँ। क्यों फिर हंसे बोले आप ऐसे? अब देखिए बचपन तो मेरा देखिए देखिए, ऐसे थोड़ी होता नहीं नहीं है। ऐसा नहीं, बचपन तो देखिए, अब देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं नहीं आप नहीं, हंसते हुए। बचपन दरअसल में जैसा सबका बचपन होता है, मेरा वैसा ही बचपन है। बताइए बचपन ना। में बदमाशियां हैं, और घर जिससे घर के बारे में, मम्मी पापा के बारे में। वहाँ से शुरू करते हैं। माँ तो हमसे बहुत परेशान रहती थी। मम्मी तो ये पापा हमेशा कहते थे कि तुमने एक नालायक बेटा पैदा कर दिया, मेरा बेटा नहीं है। तो मम्मी कहती थी कि नहीं नहीं तुम्हारे पे गया, वो कहती तुम्हारे पे गया। इस बात का झगड़ा होता था, तो क्योंकि मैं बचपन में दोनों में कोई भी आपको ओन नहीं करता। ना ना ना, वो ये कहते थे कि हमारे यहाँ घर में तो ऐसा इतना बदमाश कोई लड़का है नहीं जितना बदमाश ये है। मैंने सुबह से लेके शाम तक बदमाशी के अलावा दूसरा हर रोज शाम होते ही शिकायतें आने लगती है कि उससे वहाँ मारपीट कर दी। और जब बड़े हुए तो कुछ वैसी शिकायतें आने लगी जैसे लड़कों की शिकायतें आती है। लेकिन हम कैसे मान लें भाई, आप तो हाईली क्वालिफाइड और पढ़ाई अलग चीज होती है। ये क्या बात है? बचपन में आप जब क्लास 3, 4, 5, 6, 7 में होते, 8, 9, 10, तो हमारी शिकायतों का पुलंदा बहुत रहता था। तो हर समय हमारी जो माता जी थी, वो उनके पास शिकायतें बहुत आती थी। मम्मी वैसी बात करती थी जैसे अभी आप हाँ, वैसे कहते वो ग्रामीण परिवेश में। हाँ नहीं, वो उनको पता है क्या आदत थी। जैसे हम लोग आपस में जैसे हमारी जो मम्मी थी, वो हमेशा से हमारी जो भाषा वो ब्रिज की है, तो हमेशा से इसी भाषा में हम लोग बात किया करते थे। तो हमसे जैसे शाम हो गई तो कहती, काय लला एक बात बताओ, हमने का गलती करी जो तुम रोज़ हमें इतनी परेशानी देते हो? रोज़ ऐसो दिन ना जा जा दिन शिकायत ना तो हो। काऊ को बैट से तुम मारे आए, काऊ को विकेट से मार दई। और हमारे जो दादाजी थे, उनको ये रहती थी, तुम बकरियां जो दूसरों खेत में लगा देते हो, अपना खेत में चरा दो ना, अपने खेत में है तो उसमें चराओ, दूसरे के खेत में क्यों लगा देते हो? बकरियां भी चराते थे? हाँ भाई, बकरियां लेके निकलते थे हम लोग गांव में। जब गांव के परिवेश में आप जाते थे, गांव में रहते थे, तो आप ये सब भी काम तो होते ही थे ना। गाय बकरी, हमारे यहाँ टैना होते थे। टैना मतलब होता है कि गाय बकरी सब चीज़ों को लेके जंगल में चंबल के रहने वाले हम लोग। तो चंबल कौन में सा गांव था आपका? हमारा निदान सिंगापुर है, गढ़ाता उदी के पास है, इटावा में। और मतलब अखिलेश जी का? हाँ, हम लोग एक ही इलाके से, एक ही बोली भाषा है। और हमारी भाषा भी अगर उनके साथ बात होती है तो हमारी अपनी भाषा में बात होगी, क्योंकि इटावा की भाषा है, कि जाहिर सी बात है। तो वो एक कहते हैं ना कि इटावा का कुछ अलग अलग एक्सेंट है या वही ब्रिज? नहीं, यही ब्रिज वाला ही है, वही जो मोड़ा, जैसे हम लोग मोड़ा तो हमने सुना उधर चंबल में बोला जाता है। चंबल ही तो है वो इटावा। चंबल में ही मेरी आँख खुली है। अगर जैसे हम अपनी भाषा में बोले, लाला अगर तुम हमारे गांव में आओगे तो तुम्हें दिखाई पड़ोगे, तो चंबल के बिहड़ में है मेरा गांव। और उसमें वहाँ से निकलना जाना भी कोई गाड़ी सवारी उस समय होती नहीं थी। तो डाकुओं से प्रभावित? अरे पूरा, कई बार हम लोग जब ईंधन लेने जाते थे, ईंधन मतलब होता है उस समय, हाँ नहीं नहीं नहीं, ईंधन मतलब होता है कि उस समय गैस के तो चूल्हे होते नहीं थे, तो लकड़ी, तो लकड़ी काट के आते थे। तो जब ईंधन लेके एक सेकंड, कैसे मान लें आप बड़े बड़े घोड़े दौड़ाते हैं, तो पोलो अरे तो खेलते हैं। उस समय घोड़े भी होते थे, ऐसा थोड़ी कि ईंधन, लेकिन ईंधन तो आपको लाना जंगल से ही है ना, जो उसकी ज़रूरत, तो भाई ज़रूरत तो जंगल ही जाना पड़ेगा। तो जंगल से लेके आते थे। तब कभी कभी कोई कोई डकैत रास्ते में मिल जाते थे, तो आवाज़ देते थे, ए मोड़ा कहाँ जा रहा हो? तो हम लोग 3-4 होते थे, तो हम कह रहे थे अपना गाँव का नाम बताते थे। तो वो ना वहाँ पे किसके बेटे हुए नहीं पूछते थे, अच्छा। किन के नाती हो,
अरे यार। हाँ, क्योंकि क्या ना, वहाँ पे जो फादर होते थे वो खुद ही 30-32 साल के होते थे जब तक लड़के बड़े हो जाते थे, तो उनके दादाओं को लोग ज़्यादा जानते थे। तो हम लोग कहते थे फलाने के नाती है, तो अच्छा कौन सा गांव है, तो अच्छा ठीक है जाओ जाओ। बस वो सिर्फ ये देखते थे कि गांव के लड़के हैं या कहीं और बाहर से तो नहीं आए, क्योंकि उनके मन में संशय हमेशा रहता था। वो पुलिस से डरे हुए अपना उनका गैंग पड़ा रहता था। तो हम समझ जाते थे जिसने हमसे पूछा है, लगता है यहाँ पे गैंग है कहीं अगल बगल में। अच्छा अनुराग जी, आपने माता जी की, मम्मी की तो बहुत सारी बातें की, पिताजी के साथ आपका संबंध कैसा? बहुत अच्छा। पिताजी जो कि हमारा संबंध तो माता जी से ज़्यादा, पिताजी तो हमेशा कहते हैं ना कि वो आर्मी में थे तो वैसे ही उनकी गुस्सा होती थी। फिर वो आर्मी के बाद आए तो कोल इंडिया में आ गए, तो इसलिए हमने उनका दोनों रूप देखा। तो दोनों रूप में हम लोग चूँकि मम्मी के साथ ज़्यादा रहते थे तो मम्मी का प्यार ज़्यादा होता था। वो तो सिर्फ डांटने में ही रहते थे कि जब मौका मिल जाए तो डांट दो। तो मौका, मम्मी का तो काम है सिर्फ बचाना भी, प्यार भी करना, डांटना भी। अच्छा, हम लोग क्या है कि फैमिली सब एक साथ रहती थी। अच्छा, तो joint चाचा, family। हाँ, सभी लोग एक साथ रहते भाई थे। बहन? चूँकि मैं था, सिस्टर थी, तो सब हम ही चूँकि परिवार में डोमिनेट करते थे। मैंने चाचा के लड़के थे, उनके ऊपर भी हम तो डोमिनेट आप बड़े करते भाई थे क्या सब? थे। मैं ही अच्छा, हूँ बात- सब। हाँ, चाचा के लड़के वो मुझसे बड़े थे एक तो, और बाद बाकी छोटे थे। लेकिन निकलतू लड़के हम ही थे, जिसको ये निकलतू क्या होता है? निकलतू मतलब दुनियादार, माने निकलना, लोगों से मिलना, बातें करना। बाद बाकी लोग सब अपना उतना ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं थे। हम पूरा घुल मिल जाते थे सभी दुनिया से। तो नेचर आज भी है वही कि हमेशा निकले रहना। तो अम्मा हमारी जब भी उनसे बात करो तो वो कहेंगी, अगर हमारी बात भी करेंगी घर में किसी से तो कहेंगे बहेतू कहाँ है। भाई तो मतलब बहते रहते हैं अनुराग, वो बहते रहते हैं। तो वो कहती क्या बात है। बहेतू कहाँ है। तो सब जैसे मेरी वाइफ बताएगी, वो भी, उन्होंने शुरू में जब उन्होंने बहेतू सुना तो वो भी कंफ्यूज हो गई, बहेतू है क्या। तो उन्होंने, अब फिर वो धीरे धीरे वो आदत उनको समझ गई है कि वो शुरू से, मैं चूँकि सुबह निकला शाम को, तब भी लड़कों के साथ खेल रहे हैं, कभी कबड्डी खेल रहे हैं, कभी वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कभी ईंधन ला रहे हैं, कभी चंबल में घूम रहे हैं, कभी नदी में तैर रहे हैं। तो जो हमने चीज़ें सीखी हैं वो अपने आप ही सब सीख गए, कि वो मैंने कहीं किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखते सुनते सारी चीज़ें आ गई। मतलब आप अनुराग जी, ऐसा लगता है कि परफेक्ट एग्जाम्पल है वो भारतीय परिवेश में पला बढ़ा बच्चा, जिसने हर चीज की है। हाँ, जो बड़ों का आदर भी करता था, उनसे डांट भी खाता था, दोस्तों के साथ भी मस्ती की है, अपने परिवेश को भी जाना है, समझा है। पत्नी का आपने उल्लेख कर दिया, आपकी लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन स्कूल का कोई ऐसा यार दोस्त जो आज भी है, मिलते जुलते हैं उसके साथ? हाँ, स्कूल के तो हमारे दोस्त हैं और आज भी हमारी उनसे मित्रता बहुत अच्छी है। काफ़ी साथी तो गांव में ही छूट गए, तो वो जब मैं उनसे मुलाकात होती है तो गांव में ही रह रहे हैं। काफ़ी साथी, चूँकि हम जब गांव से निकल आए, जो मेरे दोस्त बाहर बने आके, तो वो अपनी अपनी जगह है। तो हमारा क्या ना, हमारी लाइफ में वैरायटी है, माने अच्छा, हमारे दोस्तों में वैरायटी है। वो कुछ साथी हमारे बचपन के खेती कर रहे हैं, और कुछ साथी जब कॉलेज में बने तो वो कॉर्पोरेट जगत में बड़ी दुनिया में हैं। जब पॉलिटिक्स में कुछ साथी आए तो वो पॉलिटिक्स में बड़ी बड़ी जगह पहुंच गए। तो हमारे साथी की वैरायटी है। लेकिन मज़ा मुझे अपने वो गांव वाले जो दोस्त हैं ना, उनके साथ ही आता है। वो बचपन याद करते हैं कि कई बार हम लोग क्या करते थे, किसी से झगड़ा हो गया तो हम लोग मारपीट की जगह क्या करते थे कि रात में आस्ते से उनकी नहीं शैतानी में उनकी गाय भैंस खोल देते थे। तो अब गाय भैंस खोल दी तो गाय चली गई दूर तक, तो सुबह उठ के देखते थे कि हाँ, तो लेकिन अंदाज लगा लेते ये काम किसका होगा। तो अंदाजा लगा लेते थे, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि इतना हम लोग इतनी सफाई से करते थे ये काम, कि टीम अच्छी थी ना। अगर हम आप कहें, आपके बारे में कहें कि आप पक्के यारबाज थे और यारबाज हैं, तो गलत? तब भी थे और पक्के यारबाज आज भी हैं। और जिनके साथ होते हैं, जो मित्र होते हैं या जिनके साथ होते हैं, वो मजबूती से होते हैं। जैसे आप देखिए, हालांकि बहुत ही वैसा आपने इंटरव्यू रखा है, लेकिन आज अगर समाजवादी की बात करेंगे तो अखिलेश यादव जी के साथ अगर हम हैं तो हैं, वो पावर में हो पावर में नहीं हो, तो हमारा तो बस सीधी सी बात है, हम वो हंस हैं, सूखे हुए तालाब के किनारे बैठे वो हंस हैं कि इंतजार करते करते मर जाएंगे, लेकिन तालाब छोड़ के नहीं जाएंगे। वाह वाह
तो हम उनमें से हैं, तो हम निभाने वालों में से हैं कि भाई किसी ने मेरे साथ निभाया तो हम उनके साथ निभा रहे हैं। यही हिंदुस्तान का जो याराना कैरेक्टर होता था, अगर आप बिल्कुल याद यही, करो, बिल्कुल यही। पहले यही होता था। और हम लोग अब थोड़ा सा बदलने लगा है। यहाँ अब से थोड़ा वहाँ, सा यहाँ से वहाँ, इधर थोड़ी उधर। सी लालच में क्या करना। दो पल कहते हैं ना, दो पल की ज़िंदगी है। अब 2 पल की ज़िंदगी में इतना सारी चीज़ें सोचना, अरे अब वो सरकार आ गई तो वहाँ चलो, अभी आ गई तो वहाँ चलो। हम तो कहे भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है, कुछ मिले या ना मिले, अपनी ज़िंदगी शांति से जीते हैं। कम से कम ये और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जब आप किसी के साथ विश्वास निभाते हो तो जो पोजीशन में, जो अपोजिशन में, वो भी आपके इस कैरेक्टर का सम्मान करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अनुराग जी। हमें भी ये सिखाया गया, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में ये बताया गया कि कोई एक गिलास अगर पानी पिला दे तो आप जीवन भर मत भूलिए, बिल्कुल। उसका ऋण मानिए। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो अब हम क्योंकि आपके यार दोस्तों की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव जी का जिक्र आपने यहाँ पर कर देखिए, दिया। उनके बारे में तो अब मैं सवाल मैं समझ रहा हूँ आपका क्या होगा। उनके बारे में तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोग एक जगह और अगल बगल के गांव के होने के नाते, एक बोली भाषा होने के नाते, और उनका ये कैरेक्टर है, ये मैं कह सकता हूँ कि उनके साथ कभी भी आपने बड़े घर के लोगों के दोस्त उनके नहीं है कोई। अगर कोई है तो कहीं आप बता दीजिए। उनके जितने मित्र मंडली जिनके साथ उठते बैठते हैं वो सब आपको गांव के मिलेंगे। भैया बहुत कमज़ोर फैमिली से आए हैं, जिनका उन्होंने मदद करके उनको सबको आगे बढ़ाया है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, और भी बहुत लोग हैं जिनकी उन्होंने मदद करके, कहते हैं असली रिश्ता वही निभाते हैं, और वो रिश्तों की महत्व को समझते हैं। अगर उनको पता चले कि उनका कोई साथी, अगर उनको पता चलता है उनका कोई राजनीतिक साथी भी परेशान है, तो उस बारे में वो चिंता करते हैं, उसके बारे में कैसे उसकी मदद हो, इसके बारे में सोचते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे ही उनको मौका मिलता है वो गांव भाग जाते हैं। वो सैफई उनको पसंद है, उन्होंने घर भी ये खबरें कई बार सैफई में ही उन्होंने घर बनाया है, क्योंकि बचपन भी उन्होंने सैफई देखा, हमने भी बचपन में सैफई देखा है कि वो सैफई में क्या होता था। वो वहाँ पे ऊसर होता था, ऊसर मतलब धूल उड़ा करती थी, धूल मतलब आप सोच नहीं सकते उसमें। और उन्होंने भी अपना जीवन वही गांव में काटा है, और आज भी उनको अपने सैफई से लगाव है। वो उनको मौका मिलते ही सैफई घर बनाया, वहीं अपना चूंकि घर है तो वहीं उनका भी वही मन लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ गांव के होने के नाते उनके अंदर भी भावनाएं, इमोशंस और वो वैल्यूज़ जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी उनसे जुड़े रहते हैं। तो इसका मतलब ये वो हमें लगता था, हमारा ये प्रश्न भी था जब हाँ। हमने आपसे इंटरव्यू करने की सोची, तो हमने ये सोचा था हम पूछेंगे कि भाई वो राजनीति में कौन सा ऐसा बड़ा राजनेता है जिससे आप प्रभावित हुए, या कौन आपको राजनीति में आया। अगर हम ये आपसे कहें कि अखिलेश यादव जी आपको राजनीति में लाए तो गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है, राजनीति में लेके वही आए हैं। और मज़ेदार बात है कि राजनीति की शुरुआत जब वो पहला चुनाव लड़े लोकसभा का, तो उसमें हम लोग सब प्रचार में लगे, और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़ा रहे हों, तो और लगातार एक एक गांव में माने 500-500 लोगों के पैर छूते थे। माने ड्यूटी यही थी कि वो भी पैर छूते थे। तो सब गांव के लोग कहते थे, ऐसे करके औरतें गांव की देखती थी, कहे जी मुलायम सिंह के लहुआ है, मुलायम सिंह के लहुआ मतलब मुलायम सिंह जी के बेटे हैं। तो अखिलेश जी की भी उम्र कम थी, तो सब औरतें सब ऐसे झांक झांक के देखती थी। तो हम लोग कहते हैं हाँ अम्मा सही कह रहे, उन्हीं के लहुआ हैं ये। वो पैर छू के सबके चले जाते थे, माने उतरे और गांव के पैर छूते छूते गए। तो वहाँ से राजनीति का हम लोगों का जब वो MP बने, फिर उन्होंने धीरे धीरे हम लोगों की अपनी राजनीति में लाना, फिर मैं यूथ में अपने साथ ले आए, चूँकि यूथ के अध्यक्ष और प्रभारी बने वो, फिर हमें अपने साथ रखा। फिर जैसे जैसे वो राजनीति में आगे बढ़ते गए, फिर वो जब CM बने तो उन्होंने मंत्री बना के मुझे अपने साथ रखा। तो हमेशा से वो एक होता ना कि एक नेता जो आपको, हमें नहीं, उन्होंने हम जैसे कई लोगों को आगे बढ़ाया, ये उनकी खासियत है। ऐसा नहीं कि मतलब और समाजवादी पार्टी की ये देन रही है कि समाजवादी पार्टी नेता पैदा करती है। समाजवादी पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है, जब देखोगे समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े नेता पैदा किए गए हैं। वहाँ पे एक नहीं कोई बहुत बड़े बहुत घरे से आए हैं। अगर आप देखोगे नेताजी के समय देखोगे तो बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, वो भी नेताजी के साथ थे, जनुष मिश्रा जी थे, मोहन सिंह जी थे, या अखिलेश जी के साथ देखोगे तो आपको अनुराग भदौरिया दिखाई पड़ेंगे। वहाँ और भी सारे नेता दिखाई पड़ेंगे जिनका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो नेता बनाते हैं। ये अच्छी चीज़ है। पढ़ाई लिखाई का आपको शौक रहा, एक आपकी पर्सनालिटी की अच्छी बात ये रही, आमतौर पर ये कहा जाता है अनुराग जी की जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं, बुक वॉर्म जो होते हैं, वो बेचारे खेलने कूदने, आप खेल कूद में भी अच्छे रहे,
यारबाज भी रहे। ये दिल्ली आने का सफर कैसा रहा? दिल्ली में आपने उच्च शिक्षा जो ग्रहण की, वो कैसे हुआ, संभव कैसे हुआ? देखिए, सब ऊपर वाला जब आपको आशीर्वाद देता है ना, तो चीज़ें आप छोटी सी करते हो बड़ी हो जाती है। हम लोग इतना बड़ा सपना तो नहीं पाला था कि ऐसे ऐसे सब चीज़ें होती चली जाएंगी। पढ़ाई का जहाँ तक था, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ था। मैंने अपनी ज़िंदगी में क्लास 12 तक हमने कोई पिक्चर ही नहीं देखी, क्योंकि मुझे ये सच है? हाँ, ये सच है। कैसे ये संभव मैं हुआ? जो मैं कह रहा हूँ ना, ये सच है। मैंने कोई मूवी नहीं देखी। अरे! हाँ, कोई मूवी नहीं देखी, इसलिए नहीं देखी मतलब जैसे मैं सिनेमा हॉल में जाके नहीं देखी, टीवी पे नहीं नहीं नहीं, देखी? किसी में कहीं मूवी नहीं देखी हमने, कोई मूवी ही नहीं देखी और पिक्चर नहीं देखी, क्योंकि हमें लगता था कि जितनी देर हम मूवी के लिए जाएंगे, हम पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड थे। तो मुझे आज भी अगर आप 9th 10th 11th 12th के कोई भी सवाल पूछेंगे, चाहे वो अच्छा। फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो कोई फार्मूले पूछेंगे, हाँ, तो हाँ। मैं अभी भी बोल सकता हूँ। जैसे आप कोई भी फार्मूला, जैसे हम लोग को अभी भी सारे फार्मूला याद हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता था, जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट चैप्टर होता था उसमें कौन से फार्मूलेज होते थे, या अलजेब्रा के फार्मूले अभी भी मुझे सारे याद हैं। अगर आपसे a क्यू प्लस बी क्यू का a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यू का, सारे फार्मूले हमें आज भी सारे याद हैं। वैसे ही जैसे अभी लगता है कि वो झरने की तरह आँख के सामने बह रहे हैं। तो हम किताबों को अपने अंदर जितनी देर पढ़ते थे, उसको एकदम अंदर उतार लेते थे। तो मैं जब कंपटीशन में देता हूँ, तो मुझे वो चीज़ें किताब सामने दिखाई पड़ती है, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। जैसे आप देखते होगे डिबेट में मुझे श्लोक याद रहते हैं, इसलिए याद रहते हैं कि उस सब मेरे झरने की तरह मेरे सामने चलते रहते हैं। तो ये क्या, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है? याददाश्त इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में मैं सभी के लिए ये कहूँगा कि जैसे ये कोई वैसी ज्ञान की बात नहीं है। आप अपनी लाइफ को सिंपल कर दीजिए, आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। आप लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैंने वहाँ क्या बोला, यहाँ क्या बोला, यहाँ क्या बोला। उसको छुपाने के और उसको बनाने के चक्कर में मैं क्या है कि मेरी ज़िंदगी बहुत सिंपल। देखो, बालों में ऐसे ही कटे हैं, तेल लगाए तो तेल लगा है। अब उसके लिए हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई मैं कहता मैं तेल ही लगाता हूँ। मैं एक पहनता हूँ तो मुझे सुबह उठ के इस बात की चिंता नहीं रहती कि इसकी मैचिंग के साथ क्या हम पहनेंगे नहीं पहनेंगे। हमने अपना उठाया, हरा कुर्ता डाला, नीचे जीन्स पहनी, 2-3 दिन चल गया। अब दिल्ली आए हैं तो 1-2 दिन मैंने हरा की बात पे भी आएंगे, लेकिन पहले हरा की बात आ गई। हरा इसलिए चूंकि गांव में बड़े हो तो हरियाली से हमने ये इन्वायरमेंट से लिया था। क्योंकि हम ज़्यादातर नीम के पेड़ के नीचे सोते थे, तो मुझे नीम का पेड़ बहुत पसंद था। तो आंखों में हमेशा वो हरी भरी चीज़ रहती थी। तो मुझे एक कलर अपनी लाइफ में, मैंने कहा ना कि मेरा अब एक कलर का वही चूज़ कर सकेगा जिसका दिमाग स्थिर होगा, जिसको बहुत चीज़ें। अब देखिए क्या होता है ना, जैसे कई कलर हैं। अब कई कलर पहनने के लिए शौक तो हर किसी को करता होगा, लेकिन हमने अपने आप को एकदम, चूँकि मुझे हर चीज़ को कंसंट्रेट करना आता है, मुझे लगता है यही ठीक है। अब कौन इतना टेंशन पाले। कहते हैं ना कि जितना बोझ लंबा होगा उतना सफ़र छोटा होगा, जितना बोझ हल्का होगा सफ़र लंबा होगा। तो हम दिल्ली भी आते हैं तो आप देखोगे कि कभी एयरपोर्ट पे तो एक छोटा सा बैग है, उसमें 2 कुर्ते 2 जीन्स, और आराम से चल जाता है। हमें 2 दिन में 1 दिन में मैं दाढ़ी में कोई ऐसे, मुझे कोई चीज़ की बहुत नीड नहीं है कि मतलब ये चीज़। इसलिए मैंने कहा ना, गाँव का भी जीवन में जी लेता हूँ। अगर 5 स्टार होटल में मुझे रुकाओगे तो भी मैं आराम से सोऊंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों में। अनुराग जी, बड़ी बात इसलिए है कि आपके पास सब कुछ है। ऐसे किसी चीज़ का अभाव तो बिल्कुल भी नहीं है, और उसके बाद अगर आपने अपने जीवन को इतना सरल, इतना सिंपल बनाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये यूपीएससी करने की बात दिमाग में कहाँ से आई और कैसे आपने तैयारी की? देखो, यूपीएससी की जो मैं तैयारी कर रहा था, उसी से मुझे मैनेजमेंट में एडमिशन मिल गया। क्योंकि उसमें तो मैं एग्ज़ाम देने के पहले ही, चूँकि मेरी जो साथी थी उनका सिलेक्शन हो गया, तो हमने कहा अब हम रहने देते हैं। मतलब मैंने हमारी जो फ्रेंड होती, मेरी जो फ्रेंड थी वो आज मेरी पत्नी है, तो उनका सिलेक्शन हो गया। मतलब तो वहाँ जाके आपने प्यार मोहब्बत शुरू कर नहीं, दिया? प्यार मोहब्बत शुरू नहीं किया तो हो जाता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप प्लानिंग करके जाते हो कहीं, क्योंकि ज़िंदगी में ऊपर वाला जहाँ जैसे जिसको मिला दे। तो फिर मैं अपना मैनेजमेंट में चला गया। फिर उसके बाद मैं कॉर्पोरेट की दुनिया में आया। तो मुझे एक गांव और शहर के बीच का ब्रिज बनाना था। तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि आज भी मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं जब ये सब चीज़ें डालता हूँ, जैसे बकरी चराते हुए या कुटी काटते हुए या गांव में मैं फसल काटते हुए जो मेरे वीडियोस डालता हूँ, तो नीचे कमेंट लिखते हैं नाटक है।
तो मैंने कहा ये नाटक नहीं है, मैं ये जिंदगी से गुजरा हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और वो झंडा उठा के रात में चल तो वो क्या है? वो भी नाटक नहीं है, क्योंकि देखिए मैं सच, एक्सप्रेस वे बनाया किसने? समाजवादी की सरकार में बना। तो समाजवादी सरकार में जब बना तो उसमें पुलिस हर 2 किलोमीटर पे आपको पुलिस की वैन मिलती थी, आप सिक्योर थे। तो आपको लगता था कि समाजवादियों ने बनाया तो समाजवादी अच्छा काम करते हैं, ये लोगों के दिमाग में था कि वो अच्छा काम करते हैं। ठीक है, चुनाव हारना जीतना अलग चीज़ है, लेकिन आज भी मैं दावे के साथ आपके सामने कह सकता हूं कि आपको अगर अखिलेश यादव जी से मिलना होगा तो कोई भी अपने परिवार के साथ बेहिचक जाके मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पारिवारिक व्यक्ति है और वो दूसरे के परिवार का भी सम्मान करते हैं। ये बात तो तय है, इसमें तो मुझे लगता है किसी कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे नेता हैं जो अपने परिवार का सम्मान करेगा और दूसरे परिवार का भी सम्मान करेगा। ये तो आप मानते हैं ना, वो एक चीज़ होती है। अब देखिए, कहने वाले तो हर चीज़ में कह लेंगे मैं अगर फिट हूँ तो मैं फिट हूँ, तो इसके आप कहते हैं कि बांसुरी बजा लेते हैं बड़े कलाकार। अरे ये साधना है, कलाकार नहीं है। आप पोलो खेलने को कहेंगे, ये साधना है। इसके लिए मैं घंटों घंटों मैंने इस पे दिए हैं, मैंने रिस्क ली है। मैं फ्लूट अगर बांसुरी बजाता हूँ तो ये हाँ, मैंने उसके लिए ये साधना है। ये आपको और चीज़ों को छोड़ के आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। हम भटक रहे हैं थोड़ा। देखिए, कॉलेज से आप बांसुरी पे आ गए, थोड़ी हमसे गलती हो गई। हमें आपको बोल देना था कि एक बांसुरी ले आइए या हम ले आते तो मजा आ जाता सुनते। लेकिन अगर कोई वीडियो हो तो आप दीजिएगा हमें। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपने कहा कि यूपीएससी में तैयारी करते करते आपको अपनी जीवन संगिनी भी मिल गई वहीं पर, है ना? तो वो तो करेंगे, लेकिन बांसुरी, हेल्थ, इन सब की बात अगर आप नहीं, हेल्थ में तो मैं फिट हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। फिटनेस सुपर फिट है भैया। मैं हूँ, और जो फिट है वही हिट है। आप देखिए मेरा नेता कितना फिट है। हाँ, वो भी फिट है। आपने देखा नहीं, आपने देखा कैसे इतनी बड़ी गेट को कुर्ता पजामा में छलांग मार के जाना। उसके अलावा उनकी फिजिक बहुत अच्छी है। हाँ, फुटबॉल प्लेयर हैं इतने अच्छे। लेकिन हम ये बताइए कि आप लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप नाटक करते हैं, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। हाँ। वो शीर्षासन वो नाटक तो नहीं हो सकता। नहीं, वो मैं करके दिखा सकता हूँ। आपने क्या करा होगा, सुनिए ना, आपने क्या करा होगा अनुराग जी, आपने ऐसी फोटो खिंचवाने के लिए करवा लिया होगा, पकड़ा। अरे और हम तो नहीं मानते। अरे आप कहो तो मैं 50 यहीं पे अभी आपको वो लगा दूंगा, दंड लगा दूंगा, और शीर्षासन भी लगा सकता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, स्टूडियो में मुझे कोई दिक्कत नहीं, गाँव में लगा दूंगा फट से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैलेंज? अरे मैं चैलेंज, आप चैलेंज क्या जरूरत है भाई, सच को आंच थोड़ी होती है। देख सोच लीजिए। अरे सोच लिया, कोई भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं है, समाजवादी है। अच्छा, पर्सनल चीजों में राजनीति ला रहे हो अनुराग भाई, आप गलत बात ऐसे ही मैंने कह रहा हूँ। देखो मैं करके दिखाता हूँ अभी। हमें इसको थोड़ा अंदर कर दूँ जिससे कि कुर्ता ऊपर भाग जाएगा ना। डर लग रहा है मुझे? नहीं, कोई बात नहीं, डर की बात नहीं है। मैं तो बहुत देर तक कर सकता हूँ, जितनी देर तक आपको हो। नहीं, ज्यादा नहीं करना। अरे वाह वाह, है कमाल है, क्या बात है, क्या बात। ये क्या कर रहे हैं, कुछ और भी खेल कर रहे हैं आप इसमें? हाँ। देखा, आप कह रहे थे कि नहीं हो सकता। नहीं, मैं अब क्या करूँ, आप चैलेंज तो आप जीत गए। बहुत मुश्किल होता है ना। कुछ मुश्किल नहीं होता है। अब आपने बोल दिया तो, चूंकि इस समय शीर्षासन का तो होता नहीं है, लेकिन आपने कहा चैलेंज कर दिया तो फिर ऐसा लगता है ना कि बेइज्जती ना हो जाए। नहीं, तो मैं माफी चाहता हूँ। खाना वाना खाया होगा आपने, गड़बड़ हो जाए। नहीं, कुछ नहीं, हाथ लगाइए। पत्थर है ये तो। क्या लगा के आए हैं? तो मेहनत से बनाया हुआ है। अरे कुछ नहीं, शाहरुख खान ने जैसे। अरे मैं थोड़ी कुछ लगाया हूँ। शाहरुख खान तो उसमें है ना, क्या नाम है, दूसरे कैमरे के सामने। यहाँ तो मैं लाइव हूँ, यहाँ तो आप तुरंत कुर्ता उड़ता सब देख रहे हो, यहाँ कुछ नहीं है। पत्थर है। वाह वाह वाह, सब मेहनत से। कितना नहीं, जिम की बात नहीं, ये मैं योगा, एक्सरसाइज, खेलने से होता है। जैसे मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ तो कोर्स से आप बैलेंस करते हो ना, जैसे शीर्षासन है, ये बैलेंस यहीं से हो रहा है। हाँ, बैलेंस यहीं से होगा। घोड़े को आप बैलेंस यहीं से करते, कोर्स से। अच्छा। हाँ, शीर्षासन भी कोर्स ही बैलेंस करेंगे।
कोर इसलिए कहते हैं कोर मजबूत होना चाहिए, तो कोर ऐसे ही मजबूत होगा कि आपको घोड़ों के बारे में बताइए ना। वो घोड़े आपके अपने हैं? अपने मेरे पास खुद के घोड़े हैं, क्योंकि आपको घोड़े पे खेलना होता है। तो मेरे घर में बस यही कहा जाता है कि घर को अनुराग ने घोड़ों की वजह से बर्बाद कर रखा है, क्योंकि सारा जो मेरी कमाई थोड़ी बहुत होती है घोड़े खा जाते हैं। तो महंगा शौक है। महंगा तो अच्छा, घर में तो मेरी वाइफ जो मदर, उनको लगता है ये पैसे बहुत बर्बाद करता है। अब मुझे लगता है कि मेरा जब तक मैं 1-1.5 घंटे उन पर बैठ के खेलता नहीं हूँ या दौड़ा नहीं लेता हूँ तो मुझे वो मज़ा नहीं आता। तो ज़िंदगी में जब इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा घोड़े भी हमारे साथ दौड़ते हैं तो उसका मज़ा ही अलग है। वो एक है, बचपन से वो चंबल में देखा है घोड़ों को दौड़ते हुए, गांव में भी देखा, घर में भी सब घोड़े हुआ करते थे, तो थोड़ा बहुत उसी से शौक़ आया। फिर वो मैं अपना प्रोफेशन में भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है कुल मिला के। मैं हर वो चीज़ करता हूँ जिसमें रिस्क है। मैम मुझे, हालांकि आप 100 में से 100 पास हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ और लग रही है कि 50 पुशअप आप। मैं आराम से लगा सकता हूँ। 50 तो मैंने इसलिए आपको बोले हैं कि जिससे कि लगाऊं तो कहीं हम बोल दें ज़्यादा, तो फिर कई बार क्या होता है कि आप दोपहर का 3 बजे का समय है तो ऐसा ना लगे कि तो 50 मैं लगा दूंगा। अरे अभी शीर्षासन में चैलेंज किया था, लगा के दिखाया ना, आप कहो अभी करके दिखा दूंगा। हम उनमें से नहीं है जो ऐसी बोल के चले गए। अब घोड़ा दौड़ाता हूँ तो आपने देखा है ना, बांसुरी बजाई तो आपने देखी ना। तो हम जो काम करते हैं वो बोल के करते हैं, मैंने दिखा के करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम, तो आप हमें नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बतौलेबाजी करते हैं। एक वर्ड होता है बतौलेबाजी, तो हम लोग बतौलेबाजी नहीं करते, जो बोलते हैं वो सही तो है। आप हमें नहीं, आपके विरोधियों को ये सिद्ध कर दीजिए। अरे अभी आप देखो, आपके सामने कर दे रहा हूँ मैं, उसमें क्या है, वो सब लगानी तो है। 45, 46, 47, 48, 49, 50। क्या अरे कहो कितने मारते हैं, रुकेंगे नहीं। अरे ये देखो, मैंने कहा ना, ये क्या स्टाइल है खड़े होने का? ये देखो, ये है ना, अगर हम इसको ऐसे भी कर दें तो भी ऐसे करके यहाँ से स्ट्रेट आते हैं ना, ये देखो सीधे पैर स्ट्रेट करके। फिटनेस नहीं, अगर आपको चुनौती में आप पास हुए हैं, अगर आपको ये हमारे लिए चुनौती नहीं थी, ये आपके विरोधियों के लिए। नहीं, मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा हूँ। नहीं, हमने चुनौती दी थी। हाँ, लेकिन हम तो जो मैं करता हूँ वो मैंने दिखाया है। यही हमारा, यही मैंने कहा ना कि हम लोग जो करते हैं, आपने कहा शीर्षासन करके दिखाओ तो शीर्षासन कर दिया, आपने कहा 50 लगा के दिखाओ तो हमने 52 ब्रेक डांस कर दिया, हाँ ब्रेक डांस, बांसुरी बजा दी, हाँ घुड़दौड़ हमने देख लिया। यहाँ तो नहीं, स्टूडियो में नहीं कर सकते। हाँ, बात बाकी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम वही काम करते हैं जो एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में करता है। नॉर्मल आदमी क्या करता है, बचपन जीता है, बचपन से फिर इंटर कॉलेज में आता है तो इंटर कॉलेज की एक्टिविटीज़ जीता है, फिर वो कॉलेज में आके अपनी ज़िंदगी जीता है, फिर कॉलेज की बात जीता है। तो हम सारे स्टेप बाय स्टेप जीते हुए आए। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी में अपने आप को कहाँ देखना चाहिए? देखो, समाजवादी पार्टी हमारी आत्मा है और मैं अपनी आत्मा के साथ हूँ। जब आप अपनी आत्मा के साथ होते हो तो फिर उसमें कंडीशंस नहीं होती। भारतीय राजनीति में अनुराग भदौरिया का लक्ष्य? देखिए, जब आप राजनीति में आते हो तो आपका साफ लक्ष्य होता है कि आपको गोल घर में जाना होता है या विधानसभा में जाना होता है। गोल घर के बाद और क्या, गोल घर के मुख्यमंत्री, अब वो तो देखो मंत्री, वही गोल घर में सांसद ही आता है और फिर विधायक ही आता है। उसके बाद पार्टी, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मेरा फिर जो पार्टी को मेरी उपयोगिता जहाँ लगेगी, मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी मेरी आत्मा है, उस आत्मा के साथ मैं जीता हूँ, उसमें आशाएं नहीं है कि बैठ के बात। बिल्कुल। अरे अब तो हम सवाल ही हमारे, आप सब उल्टे पुल्टे कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे थे ना कि वो वीडियो बनाने के लिए वो सेटिंग कर लेते हैं, किसी के सहारे खड़े हो जाते होंगे। अब तो कैमरा के सामने करके दिखाया। माफी भैया, अरे माफी भैया, देख लिया प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या आपने सिद्ध करके दिखा दिया। अच्छा, ब्रिज तो आपने बोली भाषा, मम्मी के साथ, माता जी के साथ जो करते थे, आप भोजपुरी भी अच्छी बोल लेते हैं, हमने सुना बंगाली भी बोल लेते हैं आप। हाँ, बंगाली कहाँ से सीख लिया? अरे मुझे भाषाओं का थोड़ा सा शौक रहता है। आप हमसे जो जवाब, मैं बिल्कुल, जैसे हाँ पूछो, आप पूछ लो, मैं बांग्ला कैसे सीखी आपने? আমি বাংলা শিখেছি, আমি যখন আইএম করতে যাই কলকাতাতে, ওইখানে আমি দেখলাম কি বেঙ্গলি কালচারটা খুব ভালো।
তো ওইখানে একটা একটা ছেলে কাজ করতো, ওকে ওর সাথে আমি প্রথম কথা বললাম, তো আমাকে বললো একটু আপনি ভালো আছেন। तो मैंने वो भालू से रिलेट किया, भालू। तो पहला वर्ड मैंने भालो सीखा और उसके बाद Fluent है आप? हाँ Fluent? नहीं আরে আমি তো বেশ ভালো বাংলা বলতে পারি। বেঙ্গলিরা কিন্তু বুঝতে পারবে না, ওরা ভাববে আমি বেঙ্গলি ছেলে, কিন্তু আমি বেঙ্গলি নাই, আমি পুরো চম্বলের ছেলে। और सिर्फ अरे, बेंगोली अरे आप तो याद दिलाए जा रहे हैं। तो चंबल से आपने याद दिला दिया। फूलन देवी की तो बात ही नहीं हुई अपनी। आप फूलन देवी के बारे में आपके विचार क्या है, और पहले उससे पहले ब्रिज में बताइए आप। देखिए वो भोजपुरी में। देखिए मैं चूंकि भाषाओं का मुझे ज्ञान है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो अब भोजपुरी में जैसे आजमगढ़ है, गाजीपुर है या जौनपुर है, तो इनकी जो ईस्टर्न यूपी, इनकी जो भाषा होगी का मर्दे मर्दे, हाँ का मर्दे कहाँ जाता हुआ हो, अरे बड़ा ढेर भइल बा, आज बहुत परेशान बानी की चला जायदा मर्दे, ये सब चल करला। पॉलिटिक्स में तो अप डाउन होवेला, कबो कबो ये सब बीजेपी आजकल बहुत झूठ सच के राजनीति करत हुआ, तो वो वजह से थोड़ा सा तनी हम सब परेशान है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी 24 में पटकल दियल जाई, कौन बात ना, मिल के पटकब आपकी बात, सब मिल जाइए और पटकब इंडिया एक साथ देखवा, सब एक साथ इंडिया वाला हुए हैं, सब पटक नहीं है एक बार, चरखा दाव मरी है कि सब उचित हो जाइए, कोनो दिक्कत नहीं। ये अरे कहाँ भैया, आप ही तो लड़ रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी। नहीं ना, नहीं तो वो ठीक है 24 में एक साथ, तो ये इसी तरह से अगर आप बिहार में घुसोगे तो बिहार में अगर माने जो लैंग्वेज है, जैसे आप मैथिली है वहाँ पे, मुजफ्फरनगर, वैशाली, तो हाँ मुजफ्फरपुर, तो वहाँ पे बोलेंगे, वहाँ 6 लगाएंगे, हाँ वहाँ बोलेंगे ए हाँ ए मम्मी 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 ये हम मारे छे, हमके तखनी से मारे छे, तखनी से मतलब बहुत देर से मार रहा है, तो वो मिलेंगे। और उसके आगे बढ़ोगे तो उसमें आता है मोकामा, गिरिडी, तो वो बोलेंगे दत्त कमाई में तो खेती की, सारा दिन भिन्न 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 घूम गई, कमाई भी नहीं की, चल काम करते ही काम, तो उसको काम करो, तो उनकी अलग है। अगर बच्चे हिंदी बोलेंगे वो, तो उनकी हिंदी अलग होती है। कहा भैया बोले रहो, मार गर्दा उड़ा दिया, ससुरा जो बैटिंग किया है, बैट जो रनवा बनाया है वो मार के ब्रेटवा आज तोड़ दिया उसको। बोले किसको तोड़ दिया रे? अरे चला मारा जो पाकिस्तानवा को आज, चला दे बॉल बाउंड्रिया से, चला हम देख रहे तो एनर्जिया कहाँ से ला रहा था इतना, एनर्जिया कहाँ से आया, और जो रनवा कर रहा था आप सोच माने समझे, हम तो बुझे नहीं पा रहे थे, हम तो एकदम समझे भी नहीं, हमारा कपरवा में नहीं घुस रहा था जिस तरह से वो रनवा कर रहा था, बड़ा बहुत एनर्जी। तो वो जो भाषा है, और इसी को बंगाली अगर बोलेंगे तो बंगाली बोलेंगे, उरी बाबा रे क्या रोन बनाया, हम तो एकदम चुप हो गया, अबाक रह गया, अबाक, और एकदम रोन बनाते चला गया, लास्ट में 100 बना दिया, 100 बना के एकदम इंडिया को जुता दिया। तो वो उनकी अपनी एक भाषा है, तो सबकी अपनी तरह तरह की भाषाएं हैं। मुझे तो उनकी भाषाएं बड़ी दोस्ती होगी। देखिए भाषा सबसे बेहतरीन माध्यम है कनेक्ट करने का, अपनापन लगता है। हाँ बिल्कुल, बड़ी दोस्ती हो जाती होगी ना। हाँ आसानी से हो जाती है, मुझे अच्छा लगता है सबके साथ, क्योंकि वो गांव के परिवेश में आप जी, मैंने कहा ना कि अगर आपने गांव के परिवेश में जिंदगी जी है तो आपको देश को समझना आसान हो जाता है। ये तो सच है, देश को आप समझ जाते हैं, देश की मिट्टी को, वहाँ के कल्चर को, लोगों को आप। और ये जो आप बार बार सवाल जो हमारे साथ आता है, ये जो मैंने टेनिस खेलना, टीटी खेलना, जैसे मैं घुड़सवारी करता हूँ, तो जो शहर के लोग, मैंने ये नहीं कि सिर्फ बोलता हूँ, तो मैं उन लोगों के लिए चैलेंज करता हूँ, भैया देखो लला, हम गांव के ज़रूर है, हमें शहर को सब काम आता है, शहर के जो खेल है वो सब हम खेल ले, तो गाँव में तुम्हें हम हरा सकते हैं, तो वो हमारे उसमें भी हम तुम्हें हरा सकते हैं। तो वो कोई मुझे ये ना कहे कि ये देहाती है, गांव से है, इसलिए इसको कुछ आता नहीं है, आता मुझे सब है, उसके बावजूद भी मैं अपने चूंकि गांव से बड़ा हुआ हूँ तो उसका मैं सम्मान करता हूँ। भाई हमने तो पहले ही कहा था कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, और दो खेल तो ऐसे खेलते हैं आप जो आम भारतीय बेचारा खेलता ही नहीं, बड़े पैसे वाले रईसों के खेल, वो पोलो और दूसरा टेनिस। तो हमने तो कभी मतलब घोड़े पे ही नहीं बैठे, तो पोलो क्या खेलेंगे, और टेनिस का रैकेट ही नहीं पकड़ा आज तक। हमारे से बहुत सारे लोग हैं अनुराग जी, तो ये अच्छी बात है कि आप ग्रामीण परिवेश का प्रतिनिधित्व करते हुए वो अलीट क्लास जो है उसके सामने भी गांव का एक लड़का बन के खड़े रहते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन भाई आप यारी दोस्ती भाषाएं बोल के सबसे कर लेते, यही काम आपने कॉलेज में कर दिया?
गए थे यूपीएससी करने और वहाँ वो तो आप नबी नबी के चक्कर में पड़ गए नहीं यार, वो तो देखो क्या होता है कि आपको ऊपर वाले की आपके ऊपर कहते हैं ना कृपा होती है। रहमत होती है। अच्छे व्यक्ति से मुलाकात होना, और उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने भाई उनसे पूछा कि मेरे अंदर आपको ऐसी क्या चीज़ पसंद आई, या दोस्ती तो खैर मैंने की पीछे अच्छा, पढ़ एक पढ़ सेकंड, के। आपको रोक रहा हूँ। पीछे पढ़ पढ़ के दोस्ती की कहानी तो हम सुनेंगे, लेकिन आपको डर नहीं लगा? एक आईपीएस अधिकारी की बिटिया, एक सांसद की बिटिया, देखो ऐसा अब वो आम इंसान तो सोच के माता पिता के बारे में सुन के अलग उड़ जाता है कि भैया दूर रहो। नहीं, डर तो इनफैक्ट जाहिर सी बात है कि उनके आईपीएस की बेटी और माँ भी उस समय मिनिस्टर थी। तो जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो एक सिंपल सी लड़की थी, तो मैंने सोचा कि इनसे अगर बात करें तो शायद पढ़ाई में मुझे ज़्यादा मदद मिल जाएगी, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ाकू उसको थी। हाँ, वो थोड़ी पढ़ाकू ज़्यादा तब तक थी। आप वो उनके सिंगिंग टैलेंट वो उस समय जब पहली बार मिला था तो पता नहीं था। वो पीछे कैसे लगे थे आप? आपने वो कहा कि मैं पीछे लग गया। हाँ, फिर वो जब हमने जाना है कि संगीत का उनका सुना, उनकी एक सहेली होती थी, उनके माध्यम से मुलाकात हुई तो संगीत। फिर मैंने उनको बोला कि दोस्ती के लिए तो रोज़ मिलने किसी बहाने से पहुंच जाना, कभी किताब का बहाना, कभी यूपीएससी में तैयारी करने का बहाना, कभी कोचिंग सेंटर में वो टीचर कैसा है उसका बहाना, और जो सब्जेक्ट मेरे नहीं भी होते थे उनके अलग सब्जेक्ट थे, वो बेवजह उस सब्जेक्ट में घुसने का बहाना। तो इस तरह से कई बार मीटिंगें माने हम लोग मिलते मिलते फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि इससे अच्छी लड़की तो दोस्त नहीं हो सकती। तो मैंने उनको फिर दोस्ती के लिए कहा, तो अब जो होता है भाई उस समय कहाँ इतनी हिम्मत पड़ती थी। तो फिर धीरे धीरे दोस्ती हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने भी तो मुझसे दोस्ती कर ली है, तो मेरे अंदर आपको क्या पसंद आया जो आपने दोस्ती की? तो जो आपने शब्द पहले जो बोला वही उन्होंने बोला। उन्होंने बोला कि तुम्हारी डेयरिंग, तुम्हारी हिम्मत, जो इतनी सबको मेरे बैरियर तोड़ के, और जो हिम्मत है तुम्हारी हमारे साथ दोस्ती करने की, इस हिम्मत की वजह से मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती की। कैसे प्रपोज किया? मैंने कहा ना कि वो उस समय नया नया मोटरोला का मोबाइल आया था। अच्छा। तो उसी में वो लखनऊ वापस चली गई थी, तो उनका उस समय सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने उसी पे लिख के भेज दिया कि कहते हैं ना कि वो आई मिस यू, वही वर्ड आता था। तो आई मिसिंग यू, आई लव यू तो नीचे लिखा था पहले, आई मिसिंग यू, फिर आई लव लिख के, और फिर मोबाइल ही बंद कर दिया। मैंने कहा अब इसको 2-4-5 दिन बाद ऑन करेंगे। नहीं, एक सेकंड, मतलब आप दिल्ली में साथ में रहे, लेकिन दोस्ती अलग चीज़ होती है। जब आप लव यू और ये सब कहते हो तो फिर वो उसके लिए बड़ा कलेजा और हिम्मत चाहिए। उसके बाद मैंने मोबाइल ही बंद कर दिया। फिर वो मोबाइल कुछ दिन बाद, 2-3-4 दिन बाद जब मैंने ऑन किया डरते डराते, तो फिर उधर से रिस्पॉन्स माने बहुत एग्रेसिव नहीं था। ये था कि मुझे ये सब चीज़, हाँ मैं इस सब चीज़ में मुझे पसंद नहीं है, लेकिन चलो तुम अच्छे लड़के हो और मैं तुम्हें बहुत सम्मान करती हूँ। तो फिर वो सम्मान करते करते फिर सम्मान हो ही गया। फिर सम्मान हो गए, सम्मान करते करते फिर सम्मान हो गए। अच्छा, आप पत्नी भी आप ही की तरह टैलेंटेड है? हाँ, वो भी जीएसटी की कमिश्नर हैं और बहुत अच्छी सिंगर हैं, कंपोजर हैं, बॉलीवुड में बड़ा नाम है, काफ़ी गाने उनके हिट हुए हैं। तो ये आप दोनों एक दूसरे को किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, हम लोग दोनों ही संगीत को और जो टैलेंट है उसको पसंद करते हैं। उन्हें ही पता है कि ये बहुत टैलेंटेड है, तो मुझे भी पता था कि वो बहुत अच्छा राइटर है, बेसिकली लिखती बहुत अच्छा थी और गाती बहुत अच्छा थी। तो फिर वो लिरिक्स, लिखी हुई चीज़ें उनको लिरिक्स में कन्वर्ट हो गए। फिर वो उसकी कंपोजिशन करने लगी तो उनकी कंपोजिशन हिट होने लगी। फिर वो अपना उसको, चूँकि वो जो कंपोजिशन होती है वो इनबॉर्न होती है, उसके लिए कोई आपको क्लास नहीं होती है, उसके लिए आपको कुछ सीखना नहीं पड़ता है। वो आपको, चूँकि मैं उनसे जब पूछता हूँ कि सुबह उठ के बताएंगे ये कंपोजिशन आई है दिमाग में, फिर उसमें शब्द डालती हैं, तो वो कहती है कि इन अपने आप ही आती है। मैं कुछ सोचती हूँ किसी के बारे में धुन, और फिर वो धुन अपने आप आ जाती है, तो फिर उसको मैं शब्दों में फिर होती है। ये इनबिल्ट होता है, मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कुछ एजुकेशन होती है। अनुराग जी, बहुत सारे गाने आपकी पत्नी ने लिखे हैं, गाए हैं, कंपोज किए। कोई ऐसा जो आपको अट्रैक्ट करता हो, 2 लाइन आपको लगती हो कि अरे वाह मजा आ गया, क्या लिखा, क्या कंपोज किया? नहीं, गाने तो उनके बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे गा के सुनाना पड़ेगा। हाँ, उनका एक जो गाना बहुत अच्छा लगता था मुझे, वो था, पहला गाना था उनका,
कहाँ तुम्हें ढूंढूं मैं, सांवरे हो गए हैं ये दो नैन, बाबरे बाबरे। बस इतना सा मुझे याद है। नहीं, बहुत बढ़िया। अरे वाह, आप तो गा भी लेते हैं। अरे अच्छा, थोड़ा बहुत। अब हम क्या करेंगे आपसे कि जल्दी जल्दी खटाखट खटाखट कुछ प्रश्न पूछेंगे और आपको ज्यादा घुमा फिरा के जवाब नहीं देना, सीधे सीधे जवाब देना है। हाँ। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी के बाद कोई एक ऐसा नेता, एक नेता जिसे आपको लगता है कि आप बड़ा उनको मानते हैं या उनमें बड़ा पोटेंशियल है? देखिए, एक नेता, मैंने कहा ना, अखिलेश यादव जी एक ऐसा चेहरा उनके है। बाद हमने कहा नहीं, वो तो सर्वमान्य है। आप लोग सभी आपके नेता हैं, आप सब बड़ा सम्मान करते हैं। उनके बाद का नेता, उनके बाद दरअसल में होता क्या है कि जैसे पहले हमारे यहाँ बहुत अच्छे नेता थे, बैनी बाबूजी थे, मैं उनको बहुत मानता था। एक बैनी मोहन सिंह जी थे, मैं उनका बहुत आदर सम्मान करता था। तो वो मोहन सिंह और बैनी बाबूजी के बाद वो बात मुझे उतनी समझ में नहीं आई। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, उसके बाद अभी जो है, अगर अभी की बात करेंगे तो प्रोफेसर साहब हैं, उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, कोई इंटेलेक्चुअल हैं। और शिवपाल जी हैं पार्टी में, वो थोड़े मास के लीडर हैं, तो उनकी एक क्वालिटी है। तो दोनों लोगों को मैं बहुत एडमायर करता हूँ कि वो दोनों लोग ही बहुत अपनी अपनी जगह पे बड़े फिट हैं। ठीक है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री की पसंद आपकी कौन? अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अखिलेश यादव। मुझे अगर अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरी दिली इच्छा है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। स्वीकार करेंगे सब लोग आपके साथ? अब वो, ये मेरी अपनी दिली इच्छा है, हम चाहते हैं कि वो बने। अब वो तो इंडिया गठबंधन की बात है कि किसको बनाएंगे। कांग्रेस में एक ऐसा नेता जो आपको लगता है कि ये इसमें दम है और इंडिया गठबंधन को मजबूती देगा, एक नेता? मुझे लगता है कि खड़गे जी अभी बैलेंस लीडर हैं और उनके साथ राहुल जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हम ये पूछने वाले थे कि राहुल गांधी नहीं, राहुल जी उनके साथ मिलके अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी का एक नेता जो आपको प्रभावित करता है या आपको इम्प्रेस करता है अब बीजेपी का एक नेता तो मौजूदा दौर में, इस समय तो मुझे सीरियसली अगर आप बात करें तो मुझे गडकरी जी बहुत पसंद है। और मुझे बाकी मैं उनको हमने एक्सपेक्ट किया था आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन आपने नाम लिया। अच्छी बात, मुझे अच्छा लगता है। अच्छी बात है। ये क्या इसलिए अच्छे लगते हैं अनुराग जी कि वो अपनी ही सरकार की आलोचना भी कर देते हैं और पार्टी लाइन से भी अलग चले जाते हैं खुलकर? नहीं, मुझे उनका वो याराना कैरेक्टर अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे वही है, जो मैंने उनको भी देखा है कि वो शाम को निकलते हैं दोस्तों के साथ, खाना वाना खाते हैं, तो वो मुझे बहुत भी है खाना खाने? हाँ, मुझे बहुत अपील करता है कि हम जैसे हैं, ऐसा लगता है। आपका फेवरेट हीरो बॉलीवुड में? बॉलीवुड में मेरा सही बात, तो बॉलीवुड में बहुत फेवरेट हीरो कोई है। मैं खुद अपना हाँ, मैं खुद हीरो है ना? नहीं, ऐसा कोई सच है नहीं, अच्छा, सभी ठीक है। है, कोई बात नहीं। हीरोइन? मैंने कहा ना, यहाँ फंस गए आप? नहीं, हम फंसे वैसे इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे जिस पिक्चर में, जैसे जब मैं कोई पिक्चर देखता हूँ, कई बार मुझे आलिया भट्ट उसमें जो गंगूबाई में बहुत अच्छी लगी, और कभी हमें वो अपनी दीपिका पादुकोण जो वो पिक्चर आई थी पद्मावत में, उसमें अच्छी लगी। तो ये डिपेंड करता है कि मूवी कैसी है। ठीक है। अरे वो इससे याद आ गया, हीरो हीरोइन से याद आ गया कि वो ग्रामीण क्रिकेट लीग गजब कॉन्सेप्ट था। क्या है, कहाँ से आया आपके दिमाग? ये मेरे दिमाग में, मैंने कहा कि गांव में जो परिवेश, जो लड़के गांव में रहते हैं, क्योंकि मैं गांव से निकला हूं तो मैं जानता हूं गांव के लड़के बड़े टैलेंटेड होते हैं, तो वो उनकी एनर्जी निगेटिव की तरफ चली जाती है, निगेटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव कैसे जाएगी? तो मैंने गांव की बाहरी बल्लियों से घेर के मैं अनाउंस करता था, बल्ला घुमाएंगे, किस्मत बनाएंगे, एक छक्का 500 रुपये। तो आप अपना यहाँ छक्का मारिए, और जुआ खेलने से अच्छा है कि आपकी एनर्जी ग्राउंड में जाए। वहीं से टैलेंट निकालता था मैं, तो 1,000 गाँव में मैं ऐसे मैचेस कराता था, वहीं से मैं टीम बनाता था, 100 गाँव की मिला के एक टीम ऐसे करके। तो एक डिस्ट्रिक्ट में मैं 1000 1500 टीमें बना के फिर उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लाता था, फिर फाइनल मैचेस होते थे। तो इससे टैलेंट निकल के बाहर आता है। टैलेंट के साथ साथ ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, आपने यूथ को भी जोड़ा। हाँ, वही और अपनी पार्टी को भी मजबूती दी। बच्चे तो आपके साथ भी जुड़े। तो अनुराग जी, आपकी दूरदर्शिता थी जिसको आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया। अनुराग भदौरिया
विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? मुझे तो पार्टी जो चुनाव लड़ा देती ये है, ऐसा मत मैं कीजिए। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा ये हूँ क्या कि बात मुझे जो जिम्मेदारी जब भी मिलती है, नहीं जो अनुराग जी, आपका मन क्या है, संसद में बैठने का या राज्य विधानसभा में बैठने का, मंत्री बनने का राज्य में? देखिए, अखिलेश यादव जी के साथ आपको मंत्री बनने का? देखिए, मुझे तो हमेशा से अखिलेश यादव जी के साथ ही मंत्री बनने का मन रहता है और उनके साथ ही काम करने का मन होता है। अगर वो सेंटर में है तो सेंटर में उनके साथ रहने का मन करेगा, अगर वो राज्य में है तो उनके साथ में राज्य में काम करने का मन करेगा, क्योंकि हमें उनका साथ इन जनरल मुझे बड़ा पसंद है, मुझे पसंद है। अब इसलिए नहीं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष तो बहुत बाद में बने, हम तो उनको तब से जानते हैं जब वो एमपी भी नहीं थे और हमारा पुराना साथ है, तो हमें वो व्यक्ति इसलिए पसंद है, वो रिश्तों को निभाते हैं और आपके सुख दर्द में शामिल होते हैं। मुझे पता है कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो परिवार को, मेरे परिवार का भी वो हालचाल ले लेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि आप देखते हो, समझते हो ना कि चीज़ें कहाँ पे हैं। तो ये मैं नहीं कहता हूँ, मुझे लगता है हर व्यक्ति यही कहता होगा कि रिलायबल है। अखिलेश जी से आपका पुराना, हाँ, इस शायद इसलिए ठीक है। तो अखिलेश जी ने कोई एग्जाम लिया था, आपका इंटरव्यू लिया था या सीधे प्रवक्ता बना दिया? नहीं, वो तो इतने साल से उनके साथ रह रहा हूँ, तो वो तो जानते ही हैं कि ये बहुत होशियार है। ये जहाँ जाएगा वहाँ अपनी छाप छोड़ के आएगा। कई बार वो जानते हैं कि मुझे डिफेंड करके, हाँ, डिफेंड कर जाएगा। उन्हें पता है कि अगर ये बीजेपी वालों के साथ बैठेगा या कांग्रेस वालों के साथ बैठेगा तो उसको समाजवादी बना देगा थोड़ी देर बाद। तो उनको ये विश्वास है। मौजूदा बीजेपी प्रवक्ताओं में आपका दोस्त? मुझे ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे सुधांशु जी बहुत अच्छे लगते हैं और हमारी विधानसभा के भी हैं, तो हम उनकी तारीफ वैसे भी करेंगे कि उनका वोट मुझे लेना होता है कि भाई एक ऐसा प्रवक्ता किसी भी राजनीतिक दल का जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं? किसी भी राजनीतिक दल का? अरे अभी किसी के बारे में क्या कहना। अरे अनुराग जी, आप तो यार देखिए, नहीं, मैं बेवाक हूँ, लेकिन नहीं, अब भाई जग जाहिर है कि मुझे गौरव भाटिया एकदम पसंद नहीं है। क्यों, उन्होंने आपको जेल भिजवा दिया था इसलिए? नहीं, बात जेल और कोर्ट कचहरी की नहीं है, बात यह है कि एक नहीं है, बस अब आपकी अपनी अपनी सोच होती है। अच्छा ठीक है, आप हम लोगों के साथ खूब प्रोग्राम करते हैं, हमारे साथ भी आपने खूब डिबेट की है, सब कुछ है, लेकिन हमारे साथियों में, हमें छोड़ दीजिए आप, हमारे साथियों में आपका फेवरेट एंकर कौन है? फंसा रहे हैं आज आवाज? मैं फंसने वाला नहीं हूँ। अरे नहीं, एक नाम, दो नाम नहीं चलेंगे, सिर्फ एक नाम, अंजना ओम कश्यप। मुझे उनके साथ डिबेट करने में अच्छा लगता है, क्योंकि उनका वो बोलने का समय देती हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं अनुराग जी, जो हमारी ही तरह आपसे बहुत दिलचस्प प्यारे प्यारे सवाल पूछना चाहते हैं। आज्ञा है आपकी? हाँ बिल्कुल। तो अनुराग जी, मेरे मन में बहुत लंबे समय से एक सवाल था कि हम हमेशा देखते हैं कि जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं किसी भी पार्टी के हैं, बहुत अच्छे से ख़ुद को मेंटेन करते हैं, बहुत स्टाइलिश कपड़े पहन कर आते हैं, ढेर सारी रिसर्च के साथ वो आते हैं और पूरे दिन किसी न किसी जगह पर बैठकर वो हमेशा जवाब देते रहते हैं, तैयारी के साथ हमेशा पार्टी की तरफ से तमाम बातें रखते रहते हैं। अब बार बार लोगों के मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर पार्टी कुछ पैसे देती है या फिर किस तरीके से आप तमाम चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं? मतलब ज़िंदगी चलती कैसे है, पैसे कहाँ से आते हैं? देखिए, पार्टी की तरफ से आपको प्रवक्ता का पद मिलता है, वही आपको पार्टी को डिफेंड करना होता है, लेकिन जो मुद्दे हैं पार्टी के उनको आपको कहना होता है, अपनी पार्टी की विचारधारा, पार्टी की सोच, पार्टी की बात, पार्टी की जो कोई अगर मैनिफेस्टो है, पार्टी की जो नीति है, उसको आपको बताना होता है। उसके लिए कोई सैलरी नहीं होती। राजनीति में सैलरी कहाँ है? राजनीति में तो किसी को भी सैलरी नहीं मिलती है, सब कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। अनुराग जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि अखिलेश जी से आपके बहुत पुराने संबंध हैं, आप उनके सैफई के ज़माने से जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसा किस्सा, ऐसा प्रकरण आपको याद आता है जब आपको लगा हो कि जो अखिलेश जी की छवि हम राजनेता के तौर पर देखते हैं उससे अलग कोई छवि आपके दिमाग में अंकित हुई हो? उनके बहुत सारे किस्से हैं। उनके किस्से का एक हिस्सा है कि एक बार लिफ्ट में जा रहे थे, उनकी वो आदत है, वो रास्ता चलते लोगों को पकड़ते हैं, तो लिफ्ट में जो तो लिफ्टमैन था उससे पूछा क्या करते हो? बोले यहाँ कब से हो? तो उसने कहा सर मैं 1 महीना पहले आया हूँ। तो इसके पहले क्या करते थे? बोले मैं बर्गर बनाता था। बोले बर्गर बनाते थे तो लिफ्ट में क्या कर रहे हो? तो बोला मैं अच्छा बना लेते हो, ठीक है फिर तुम उसका नंबर अपना नंबर दे देंगे और अपने साथी को बता देंगे इसको बुलाओ परसों आएगा ऑफिस।
ऑफिस में उसको बुलाएंगे, फिर उसको बर्गर बनाने की कहीं शॉप उसको खुलवा दी। तो इस तरह की उनकी आदत है। क्रिकेट खेलता और रास्ते में जाते हुए क्रिकेट उतर जाएंगे। तो एक बार देखा वो लड़का वहाँ पे आइसक्रीम खा रहा था, बोले तुम क्या करते हो? बोले क्रिकेट खेलते हैं। तो कल आओ तुमको कल उसको बुला लेंगे, फिर उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे, अगर वो अच्छा है तो उसकी फिर मदद कर देंगे। तो ये जो उनकी इंसिडेंट हैं वो कमाल के हैं। मतलब रास्ता चलते ही नंबर देना और फिर उसको बुला के उसकी मदद करना। अभी कुछ दिन पहले हम लोग सुबह गाड़ी से उनके साथ जा रहे थे, तो एक बैग टांगे पीछे, एक लड़का बैग टांगे जा रहा था, तो उसके पीछे बैग के पीछे लिखा हुआ था, और जो लैपटॉप उन्होंने दिया था वो लैपटॉप का बैग था। अभी की बात है, साल भर पहले की बात। तो उन्होंने गाड़ी रोकी, बोले तुम कहाँ जाते हो? बोले कि मैं काम करता हूँ, मैं सीतापुर से आ रहा हूँ। तो बोले कहाँ काम करते हो? बोले लैपटॉप से, मैंने इसी से काम सीखा था अभी, मैं पता नहीं किस में बताया उसने। अच्छा, अच्छी कॉफ़ी बना लेते हो? चलो आओ तुम्हारे। फिर उसको बुला के वो कैसे उसकी कॉफ़ी शॉप खुलवा दें, कैसे उसकी मदद कर दें। तो ये वो उनके जो इंसिडेंट हैं वो बड़े कमाल के हैं, बहुत ही कमाल के इंसिडेंट हैं। और जो सबसे उनकी लाइफ का जो सबसे तकलीफ़ का हिस्सा जो मुझे जिसने मुझे बहुत झकझोरा है अपनी लाइफ में, मैंने कभी उनको इतनी तकलीफ़ में नहीं देखा जितनी तकलीफ़ में मैंने उनको नेताजी के जाने के बाद, उस रात जब वो उनका चिता में आग देने के बाद जब वो शाम को लौट के आए, और चूँकि उनकी जल रही थी, तो घर जब आने के बाद हमने देखा वो जो उनका बॉडी लैंग्वेज थी, जो अंदर से घुट रहे थे, जो आज भी मेरे आंखों में वो आंसू ले आते हैं। क्योंकि मैंने इस व्यक्ति को कभी तकलीफ़ में, कितनी भी तकलीफ़ आई हो, हम लोगों ने अपनी तकलीफ़ या कोई भी तकलीफ़ उनको कही हो, तो वो अरे ठीक है, ठीक हो जाएगा, हर चीज़ देखी जाएगी, वो हर चीज़ देखी। कोई भी चुनाव हार जाएं वो हिम्मत नहीं हारते, तो हम उनसे कहेंगे वो चुनाव, अरे ठीक है, फिर जीत जाएंगे, अगली बार जीत जाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें, हार गए। तो लेकिन उस जब नेताजी के जाने के बाद मैंने देखा कि अंदर ही अंदर वो टूटने लगे हैं। और फिर रात के जब 12:30-1 बज गया, फिर हम लोग चूँकि बाहर खड़े थे, वो ड्राइंग रूम में बैठे थे, फिर वो चूँकि मैं उनकी बेचैनी, परेशानी, जो तकलीफ़ थी, ऐसा लग रहा था कहाँ से नेताजी को लेके आ जाएं, ये टूट रहे हैं बुरी तरीके से तकलीफ़ में। फिर 1 बजे 1:30 बजे फिर चिता पे जाते हैं, चिता जल चुकी थी, फिर वहाँ खड़े रहते हैं। वो जो दर्द है मेरे अंदर में, वो उतनी तकलीफ़ में मैंने उनको अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि जो तकलीफ़ जो मैंने उनकी नेताजी के जाने के बाद देखी है। भगवान करे उनको ऐसी तकलीफ़ें कभी ना मिले, क्योंकि वो ऐसा व्यक्तित्व है जो हिम्मत कभी हारते नहीं है। वो हिम्मत को, हम लोग को हिम्मत देते रहते हैं। तो वो जो उनकी तकलीफ़ थी, वो दर्द मुझे रह रह के हमेशा याद आता है। सर, मेरा आपसे सवाल यह है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितने लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ठीक है, वो तो अब देखिए, ये जो सवाल है, ये सवाल हमारे स्तर का नहीं है। ये सवाल चूँकि राष्ट्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा, लेकिन हम लोग जो समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग तो 80 सीटों पे ही तैयारी करते हैं, पूरी 80 की 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। बाद बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे कौन सी सीट उनको देनी है, कौन सी नहीं देनी है। हम लोग तो बस तय हो गया, उसके बाद चुनाव में लग गए। बातें बहुत सारी अभी भी हैं, बहुत कुछ आपसे पूछना है, और आप जितने एनर्जेटिक हैं, टैलेंटेड हैं, तो मज़ा आया। और जिस बेबाकी के साथ खुलकर, जिस तरह से आप अपना पक्ष टीवी डिबेट्स में रखते हैं, लेकिन आपने वो जो मेरा जो झगड़ा लगा के आप जा रहे हो कि एक एंकर का, क्योंकि मैं झूठ बोल नहीं सकता हूँ, अब मुझे सारे एंकरों से बात करके बोलना पड़ेगा कि वो मैंने बोल दिया, इन्होंने मुझे बुलवा लिया, क्योंकि मुझे तो सबके साथ डिबेट करनी है। और पता चला हम कुछ बताएं या ना बताएं, हम यही वाला हिस्सा अपने सब साथियों को हाँ, वो पक्का। और उसके बाद वो जैसे ही मेरा नाम आएगा, बोले इनको नहीं बुलाना है, ये थोड़ा बहुत हल्ला मचाते हैं डिबेट में, तो कुछ बहाना करके मुझे काट ही देना है उनको। ये पोर्शन इस इंटरव्यू में कुछ नहीं कटेगा, और ये वाला एंकर वाला हिस्सा तो नहीं, मुझे नहीं, वो एंकर मुझे जब मेरा वो नाम तो आएगा डिबेट, वो मुझे हमारा काम आग लगाना था, हमने लगा दिया, अब आप निपटो उसे, आपकी जिम्मेदारी। लेकिन अनुराग जी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी प्रवक्ता के रोल के लिए, आपकी निजी जिंदगी में, आपके राजनीतिक करियर के लिए हमारी पूरी चुनाव आज तक की टीम की ओर से, आज तक परिवार की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं, और आपका समय देने के लिए आपका अनुराग भदौरिया जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया। हाँ, वही मैं इतनी मेहनत से मैंने किया, उसमें कोई लिखता ही नहीं है आज तक को, तो मैं बोल बोल के हार गया कि कभी डॉक्टर लिख दिया करो, वो मैंने मेहनत से PhD की है। हमारे शो में आपको डॉक्टर भी बोलेंगे, लिखेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।